आज हम भारत के एक ऐसे कानून की चीर-फाड़ करने वाले हैं जो सिर्फ कागज पर लिखा एक नियम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समाज से जुड़ी एक बहुत गहरी और दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश है। हम बात कर रहे हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कानून जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। इसके अंदर कुछ ऐसे दांवपेच हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो इसे बेहद ताकतवर बनाती हैं। और शायद कुछ लोगों की नज़र में थोड़ा खतरनाक भी। हाँ, ये भी कहा जा सकता है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसकी पूरी कहानी बताते हैं। तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि कानून क्या कहता है, बल्कि ये जानना है कि इसे इतना सख्त क्यों बनाया गया, दहेज की परिभाषा इतनी बड़ी क्यों रखी गई, और वो कौन सा एक नियम है इसमें जो हमारे न्याय के सामान्य सिद्धांत को ही पलट देता है। चलिए इसी सफर पर निकलते हैं। तो शुरू कहाँ से करें? ये कानून आया कब और क्यों? क्या इससे पहले कोई नियम नहीं था? देखिए, ये कानून 1961 में लागू हुआ। जरा सोचिए, आजादी के सिर्फ 14 साल बाद। हाँ, ये तो बहुत जल्दी है। ये दिखाता है कि हमारे कानून बनाने वाले इस समस्या को लेकर कितने चिंतित थे। और इसका ढांचा ही बहुत सरल है। कोई लंबे चौड़े अध्याय नहीं, सिर्फ 10 धाराएं। सिर्फ 10? जी, सिर्फ 10। लेकिन इन 10 धाराओं में ही पूरा जोर लगा दिया गया है। धारा 1 तो बस इसका नाम और दायरा बताती है कि ये पूरे भारत पर लागू होगा। ठीक है। असली कहानी तो वो धारा 2 से शुरू होती है। हाँ, धारा 2 यानी दहेज की परिभाषा। यहीं पर मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल। कानून की नजर में दहेज क्या है? क्या शादी में दिया गया हर महंगा तोहफा दहेज है? अगर कोई अपनी बेटी को गाड़ी दे रहा है तो क्या वो अपराधी हो गया? यही वो सवाल है जहां आप चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। कानून दहेज शब्द को बहुत बड़े दायरे में देखता है। इसके मुताबिक कोई भी संपत्ति या कीमती चीज, चाहे वो पैसा हो, जमीन के कागजात हो, सोना हो, कुछ भी जो शादी के सिलसिले में दी या ली जाती है। शादी के सिलसिले में? इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ शादी वाले दिन के लेन देन पर लागू होता है? नहीं, और यही इस कानून की पहली बड़ी ताकत है। ये लेन देन शादी से पहले हो सकता है, अच्छा। शादी के वक्त हो सकता है, या शादी के सालों बाद भी हो सकता है। सालों बाद भी? हाँ, और देने वाला कोई भी हो सकता है, लड़की, लड़के के माँ बाप, कोई रिश्तेदार, कोई भी। और ये सीधे तौर पर या घुमा फिराकर किसी भी तरह दिया जा सकता है। कानून ने जानबूझकर कोई लूप होल या बचने का रास्ता छोड़ा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं छोड़ा है। तो फिर वो पिता जो अपनी बेटी को खुशी से गाड़ी दे रहा है, वो भी इस दायरे में आ गया। ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क है। कानून कहता है कि अगर कोई चीज मांग के आधार पर दी गई है तो वो पक्का दहेज है। ओके, मांग। हाँ, मांग शब्द बहुत जरूरी है। लेकिन अगर कोई तोहफा बिना किसी मांग के अपनी मर्जी से दिया गया है तो उसे दहेज नहीं माना जाएगा। अच्छा। और साथ ही मुस्लिम कानून के तहत जो मेहर दिया जाता है वो भी दहेज के दायरे से बाहर है। तो वो पिता अगर बिना किसी दबाव या मांग के अपनी हैसियत के हिसाब से बेटी को तोहफा दे रहा है तो वो अपराध नहीं है? नहीं है। फर्क मांग और मर्जी का है। समझ गया। तो कानून का जाल बहुत बड़ा है, लेकिन वो उन मछलियों को पकड़ने के लिए है जिन्हें जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। सही कहा आपने। ना कि उन्हें जो अपनी मर्जी से तैर रही हैं। लेकिन परिभाषा तो सिर्फ शब्द है। इन शब्दों को ताकत कहां से मिलती है? अगर कोई ये नियम तोड़ता है तो होता क्या है? अब हम कानून के असली दांतों की बात कर रहे हैं, सजा। अगर कोई दहेज लेता है या देता है, और हाँ, देना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना लेना। एक मिनट, देना भी अपराध है? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? जो परिवार दबाव में आकर दहेज दे रहा है, कानून उसे भी अपराधी मान रहा है? ये एक बहुत अहम नुक्ता है और ये सवाल उठता भी है। देखिए, कानून का मकसद इस पूरे लेन देन को ही खत्म करना है। अच्छा। अगर देने को अपराध नहीं बनाया जाएगा तो ये प्रथा चलती रहेगी। हालांकि अदालतों ने कई बार इस पर नरमी दिखाई है। किस तरह की नरमी? कोर्ट्स ने कहा है कि जो पीड़ित पक्ष है, यानी दुल्हन का परिवार, उससे सजा नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन कानून में ये प्रावधान इसलिए है ताकि कोई ये ना कह सके कि हम तो बस दे रहे थे। ठीक है, तो सजा है क्या? सजा है कम से कम 5 साल की जेल। 5 साल? और साथ में जुर्माना भी। कम से कम 15,000 रुपए या दहेज की जो भी कीमत है। जो भी ज्यादा होगा? बिल्कुल, जो भी ज्यादा होगा वो देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो ही लेन देन की बात। पर क्या होगा अगर सिर्फ मांगा गया हो? कोई पैसा या सामान हाथ ना आया हो, बस जबान से मांग हुई हो? ये इस कानून का एक और सख्त पहलू है। सिर्फ मांग करना भी अपने आप में एक जुर्म है। सिर्फ मांगना? हाँ, इसके लिए 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल
और 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। मतलब आपको कुछ मिला हो या ना मिला हो, अगर आपने मांग कर दी तो आप कानून की पकड़ में आ गए। ये तो वाकई में बहुत सख्त है। इसका मतलब ये है कि हर मांग एक नया अपराध है। जैसे आज गाड़ी मांगी, कल घर मांगा, तो क्या ये दो अलग अलग केस बनेंगे? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने हरबंस सिंह बनाम गुरशरण कौर मामले में यही बात साफ की थी। अच्छा। क्या कहा था कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि दहेज की हर नई मांग एक नया अपराध है। ये एक लगातार चलने वाला जुर्म हो सकता है। कानून ने तो विज्ञापनों तक को नहीं छोड़ा है। विज्ञापन? वो कैसे? मान लीजिए कोई अखबार में इश्तिहार देता है कि जो मेरी बेटी से शादी करेगा उसे मैं अपने कारोबार में हिस्सेदार बना लूंगा। हाँ, होता है ऐसा। तो ये भी एक तरह से शादी के बदले संपत्ति का लालच देना है। कानून इसे भी दहेज की मांग मानता है और इस पर 5 साल तक की जेल हो सकती है। बाप रे। मतलब कानून बनाने वालों ने कितनी दूर तक सोचा है। हर एंगल से सोचा है। ये सब सुनकर लगता है कि कानून बहुत मजबूत है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसी बातें अक्सर बंद दरवाजों के पीछे होती हैं। कोई गवाह नहीं होता। सही बात है। एक अकेली महिला कैसे साबित करेगी कि उससे ये सब मांगा गया था? ये तो सबसे बड़ी चुनौती होगी। और यहीं पे ये कानून अपना सुपर पावर या सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करता है। ब्रह्मास्त्र? हाँ, ये वो चीज है जो इसे भारत के बाकी आपराधिक कानूनों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। वो क्या है? वो है सबूत का भार पलटना। सबूत का भार पलटना मतलब? देखिए, हमारे देश का सामान्य नियम है कि आप तब तक निर्दोष है जब तक आप पर दोष साबित न हो जाए, है ना? हाँ, innocent until proven guilty। बिल्कुल, यानी आरोप लगाने वाले को सबूत देना पड़ता है। लेकिन दहेज के मामले में धारा 8 इस नियम को सिर के बल खड़ा कर देती है। कैसे? यहाँ अगर किसी आदमी पर दहेज मांगने या लेने का आरोप लगता है तो कानून ये मानकर चलता है कि वो दोषी है। क्या? हाँ, अब ये उस आदमी की जिम्मेदारी है कि वो सबूत पेश करे और खुद को निर्दोष साबित करे। अरे वाह, मतलब गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट का सिद्धांत लागू होता है एक तरह से। एक तरह से हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। ये इसलिए किया गया क्योंकि कानून बनाने वाले जानते थे कि पीड़ित के पास अक्सर अपनी जुबान के सिवा कोई और सबूत नहीं होता। तो उन्होंने पीड़ित को ताकत देने के लिए ये असाधारण कदम उठाया। ये इस कानून की आत्मा है फिर तो। बिल्कुल। पर इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। क्या इससे निर्दोष लोगों के फंसने का खतरा नहीं बढ़ जाता? बिल्कुल बढ़ जाता है, और यही इस कानून पर सबसे बड़ी बहस का मुद्दा है। ये एक दो-धारी तलवार है, बढ़ती है। ठीक है, तो मान लीजिए केस दर्ज हो गया। अब प्रक्रिया क्या है? क्या ये मामले भी बाकी केसों की तरह सालों साल चलते हैं? और क्या इसमें पार्टियां आपस में समझौता कर सकती हैं? कानून ने प्रक्रिया को भी सख्त बनाने की कोशिश की है। पहली बात, इन मामलों की सुनवाई सीधे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत में होती है। ओके। दूसरी और सबसे अहम बात, ये अपराध 3 श्रेणियों में आते हैं। वो 3 श्रेणियां क्या हैं? जरा आसान भाषा में समझाइए। जरूर। पहला ये संज्ञेय है, मतलब कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? बिल्कुल, शिकायत मिलते ही वो एक्शन ले सकती है। ठीक है। दूसरा ये गैर जमानती है, नॉन बेलेबल। ओहो। इसका मतलब ये नहीं कि जमानत मिलेगी ही नहीं, लेकिन जमानत मिलना आपका हक नहीं है। ये पूरी तरह से जज के विवेक पर निर्भर करेगा, और आमतौर पर ऐसे मामलों में जमानत मिलना मुश्किल होता है। और तीसरा, जो समझौते वाली बात थी? तीसरा, ये अशमीनीय है, नॉन कंपाउंडेबल। इसका क्या मतलब हुआ? ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि एक बार केस दर्ज हो गया तो दोनों पक्ष मिलकर समझौता नहीं कर सकते और केस वापस नहीं ले सकते। अच्छा। हाँ, ये इसलिए जरूरी है ताकि दुल्हन पर दबाव डालकर केस वापस लेने के लिए मजबूर ना किया जा सके। एक बार कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई तो वो अपने अंजाम तक पहुंचेगी ही। तो जमीन पर इस कानून को लागू कौन करवाता है? क्या सिर्फ पुलिस ही है या कोई और भी व्यवस्था है? एक और व्यवस्था है। कानून कहता है कि राज्य सरकारें हर इलाके में एक दहेज प्रतिषेध अधिकारी यानी डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर DPO नियुक्त कर सकती हैं। DPO? जी। इनका क्या काम होता? इनका काम है ये देखना कि कानून का पालन हो रहा है या नहीं, दहेज के लेन देन को रोकना, और अगर कोई मामला सामने आता है तो उसके लिए सबूत इकट्ठा करना। क्या ये अधिकारी अकेले काम करते हैं? नहीं, उनकी मदद के लिए एक सलाहकार बोर्ड भी बनाया जा सकता है जिसमें 5 तक समाज सेवक हो सकते हैं। और इसमें एक शर्त है कि उन 5 में से कम 2 सदस्यों का महिला होना जरूरी है। ये अच्छी बात है। एक और सवाल मेरे मन में है, जो सामान दहेज के नाम पर दे दिया गया उसका क्या होता है?
क्या वो पति और उसके परिवार की संपत्ति बन जाता है? बिल्कुल नहीं। कानून इस बारे में बहुत साफ है। क्या कहता है कानून? दहेज में मिला कोई भी सामान कानूनी तौर पर पत्नी की अमानत है। अगर वो सामान पति या ससुराल वालों के पास है तो उन्हें वो 3 महीने के अंदर पत्नी को लौटाना होगा। 3 महीने के अंदर? हाँ, अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये अपने आप में एक और अपराध है जिसके लिए अलग से सजा हो सकती है। वो संपत्ति सिर्फ और सिर्फ महिला या उसके बच्चों की है। इसी से जुड़ा एक बहुत ही भयानक शब्द हम सुनते हैं, जी दहेज मृत्यु जी या डाउरी डेथ। जी। क्या वो भी इसी कानून का हिस्सा है? वो सीधे तौर पर इस कानून का हिस्सा नहीं है, लेकिन इससे गहराई से जुड़ा है। अच्छा। दहेज मृत्यु का जिक्र भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 304B में है। वो कहती है कि अगर किसी महिला की शादी के 7 साल के अंदर जलने से, चोट लगने से या किसी भी अजीब परिस्थिति में मौत हो जाती है। 7 साल के अंदर? हाँ, और ये साबित हो जाए कि मौत से ठीक पहले उससे दहेज के लिए क्रूरता की गई थी, तो इसे दहेज मृत्यु माना जाएगा और ये बहुत ही गंभीर अपराध है। तो ये 1961 के कानून का ही एक तरह से विस्तार है। बिल्कुल, जो इस सामाजिक बुराई के सबसे बुरे नतीजे से निपटता है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम बनाने की कोशिश है। परिभाषा को इतना व्यापक रखो कि कोई बच ना पाए, जी। सजा इतनी सख्त रखो कि लोग डरें, जी। और प्रक्रिया ऐसी बनाओ कि पीड़ित को ताकत मिले। एकदम सही निचोड़ है। परिभाषा का जाल, सजा का डर और पीड़ित को दिया गया सबूत का ब्रह्मास्त्र, ये 3 स्तंभ है जिन पर ये कानून खड़ा है। और साथ में डीपीओ जैसे अधिकारी की नियुक्ति और संपत्ति पर महिला का हक। हाँ, ये सब बातें इसे और मजबूत करती हैं। आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि कानून बनाने वालों का इरादा नेक था और उन्होंने हर पहलू पर सोचने की कोशिश की। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर हमने थोड़ी बात भी की। इस कानून ने न्याय का एक बुनियादी तराजू पलट दिया। आरोपी पर खुद को निर्दोष साबित करने का भार डाल दिया। हाँ, तो सोचने वाली बात ये है कि क्या दहेज जैसे सामाजिक अपराध की गहराई को देखते हुए ये एक जरूरी और क्रांतिकारी कदम है, या फिर ये एक ऐसा हथियार है जिसके गलत इस्तेमाल का खतरा हमेशा बना रहता है और जो कभी-कभी न्याय के बजाय अन्याय का कारण भी बन सकता है। सही। इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है।